हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो? फाइन। यस यस, आई एम फाइन। मैं आपको बता दूं, इस लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ाई करते रहिए। आपको मैं हर टॉपिक आपके पास तक पहुंचाता रहूँगा। आप बस घर बैठिए और पढ़ते रहिए। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस से हम जंग नहीं जीत जाते हैं, जब तक हमें घर पे ही रहना पड़ेगा। यही इसका एकमात्र अभी तक बचाव है। तो इसी के साथ आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैश फ्लो। ये इतना इम्पोर्टेंट कैश फ्लो टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंटर, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमबीए, जब तक आप अकाउंट पढ़ोगे ये स्टेटमेंट आपके साथ रहेगा। आपको ये स्टेटमेंट आना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दैट इज़ क्लियर। और इंटर सीबीएसई बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ से पक्का बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को मैं स्टेप बाय स्टेप 3 वीडियो में आपको बताऊंगा। बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सेकंड टॉपिक जो होगा हमारा, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो होगा, उसमें हम फॉर्मेट और क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, और थर्ड पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो, जिसमें हम मीनिंग, ऑब्जेक्ट, फॉर्मेट, मेथड और एक्टिविटी, ये 4-5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। तो इसी में सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। तो मैं सबसे पहले इन शॉर्ट में आपको इसकी मीनिंग बताता हूँ। देखो, कैश फ्लो इट इज ए स्टेटमेंट। पहला पॉइंट देखिए, स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इट इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है जो शो करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करता है, ये एक स्टेटमेंट होता है। मतलब किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में अगर हमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो का पता करना हो तो हमें बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दैट इज क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनफ्लो क्या होता है और आउटफ्लो क्या होता है। पहले आप इसे समझिए। इनफ्लो का मतलब होता है बाहर से पैसा आना। अगर बाहर से बिजनेस में कोई पैसा आएगा तो उसे बोलते हैं इनफ्लो। आने का मतलब हमने कोई सेल करी, हमें पैसा रिसीव हो गया, आने का मतलब ऐसे आना, तो उसे बोलते हैं हम कैश का इनफ्लो। अगर हमारे पास से बिजनेस से कोई पैसा जाता है तो उसे बोलते हैं हम आउटफ्लो। जैसे हमने कोई परचेज करा तो पैसे जाएंगे, वो हो गया हमारा आउटफ्लो। तो इसी इनफ्लो और आउटफ्लो को ये स्टेटमेंट शो करता है। दैट इज क्लियर। यही इसकी मेन डेफिनेशन है। आप नीचे देखिए, सेकंड पॉइंट, ट्रांजैक्शन विच लीड टू इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और इनफ्लो। इस प्रकार से दे रखा है, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है। इट इज ए स्टेटमेंट विच शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। दैट इज क्लियर। तो जैसा भी हमने पढ़ा, ये एक स्टेटमेंट था जो शो करता था इनफ्लो और आउटफ्लो किसके, कैश के। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो के ऑब्जेक्ट की। अब देखिए, मेनली मैनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कैश फ्लो, बट ये 7 ऑब्जेक्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ लिए, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर वन है हाईलाइटिंग कैश फ्लो, हाईलाइटिंग कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी। क्या करता है ये, कैश फ्लो की डिफरेंट एक्टिविटी को हाईलाइट करता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है। सेकंड, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए बेनिफिट होता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट, कैश फ्लो इंफॉर्मेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी हेल्प करता है लिक्विडिटी, कैश की लिक्विडिटी को समझने के लिए, कि हमारे पास कैश की कितनी लिक्विडिटी है, मतलब हम कैश को कितने दिन तक यूज कर सकते हैं। हमारे पास 1 मंथ का कैश है, 2 मंथ का कैश है, ये। फोर्थ पॉइंट, इफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में भी इफिशिएंट होता है। 5, प्रेडिक्शन ऑफ सिकनेस। 6 पॉइंट, कंपैरिजन विद बजट। बजट के साथ ये कंपैरिजन कर सकता है। और 7 पॉइंट, कैश पोजीशन। और ये हमारी कैश पोजीशन को शो करता है। मैं आपको बता दूं, मेनली 2 ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एक तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो शो करता है, और दैट ये कैश की पोजीशन को बताता है कि हमारे पास कितना लिक्विड में कैश है, कितना लॉन्ग टर्म कैश है, कितना शॉर्ट टर्म कैश है। ये हमारी इनफ्लो और आउटफ्लो को
बता देता है। दैट इज़ क्लियर। और बजट के कंपैरिजन में भी ये हेल्पफुल होता है। अंडरस्टैंड। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसके मेथड की, कि कितने इसमें मेथड होते हैं इसे प्रिपेयर करने के, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के कितने मेथड होते हैं। तो हम अब बात करते हैं इसके मेथड की। कैश फ्लो प्रिपेयर करने के मेनली दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। दैट इज़ क्लियर। कैश फ्लो हम दो मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से भी। बट मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो शो होता है, वो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड। ऐसा क्यों, मैं भी आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इनडायरेक्ट मेथड को ज़्यादा यूज क्यों करते हैं। नंबर 1, कंपैरिजन फेवर द इनडायरेक्ट मेथड फॉर टू रीजन है, आप समझ लीजिए। नंबर 1, इट इज़ आइजर एंड लेस कॉस्टली टू प्रिपेयर। ये क्या होता है, ईजिली होता है और लेस मतलब कम कॉस्ट इसमें लगती है। सेकेंड पॉइंट, इट फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन नेट इनकम एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और उसका फोकस जो होता है वो किस पर होता है, नेट इनकम पर होता है। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया, देखिए, यूज ऑफ मेथड 98% इनडायरेक्ट मेथड और 112% डायरेक्ट मेथड। तो आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, किसका यूज होता है। 98.8% इनडायरेक्ट मेथड का हम यूज करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ क्लियर। तो दो मेथड मैं आपको इसमें बता चुका हूँ, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इसमें भी मैंने आपको शो कर दिया है कि कौन सा मेथड हम ज़्यादा यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। दैट इज़ क्लियर। अब इसके लिए बाद हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेथड के बाद एक्टिविटी की। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट मेथड से हम यूज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितनी एक्टिविटी यूज होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 3 एक्टिविटी यूज होती है। अब वे कौन कौन सी एक्टिविटी है, अब देख लीजिए आप। तो मेनली 3 एक्टिविटी हम इसमें यूज करते हैं। तो 3 एक्टिविटी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कौन कौन सी, ध्यान से सुनना। नंबर 1, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 2, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नंबर 3, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें लिखा हुआ है नीचे, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, जनरली नॉन करंट आइटम्स, जनरली नॉन करंट लायबिलिटीज। ये मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट अभी हम चल रहे हैं, मैं अभी आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि जब हम इसका बनाना सीखेंगे कि किस एक्टिविटी को कैसे बनाना है, क्या यूज करना है, वो आपको मैं बताऊंगा। बट अभी आपको इसमें पढ़ना है कि 3 एक्टिविटी यूज इन कैश फ्लो। कौन कौन सी, नंबर 1 ऑपरेटिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, नंबर 3 फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन 3 एक्टिविटी को यूज करने के बाद ही हमारा फॉर्मेट यूज बनकर तैयार होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इन तीनों एक्टिविटी से ही हमारे पास क्या होता है, इसका आंसर रिसीव्ड होता है। दैट इज़ क्लियर। तो जब हम इनडायरेक्ट मेथड से हम करेंगे या डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो इन तीनों एक्टिविटी के लिए हमें पता होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड। अब मैं बताता हूँ थोड़ा डिटेल में कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको शो करना चाहूँगा, डिटेल में बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग और व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो सबसे पहले आप पढ़िए, कैश रिसीव्ड एंड पेड फॉर डे टू डे एक्टिविटी विद कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। जितने भी कस्टमर सप्लायर के साथ जितनी हम डे बाई डे एक्टिविटी करते हैं वो सारी एक्टिविटी हमारी ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेशन एक्टिविटी कहलाती है। मतलब डे बाई डे एक्टिविटी जितनी भी होती है वो हमारी सारी एक्टिविटी कौन सी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। दैट इज़ क्लियर। यानी कि डे बाई डे जो भी यूज होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होगा। बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश पेड एंड रिसीव्ड फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। जितनी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हम यूज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब ही क्या है, इन्वेस्ट करना होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मीन्स इन्वेस्ट करना। तो जितना भी हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो सब किस में यूज होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और थर्ड पॉइंट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप देख लीजिए, कैश रिसीव्ड एंड पेड फॉर एक्सचेंज विद लेंडर्स एंड स्टॉक होल्डर्स। जितना भी कैश रिसीव्ड है और पेड, हमें जितना भी पेड करना होगा लॉन्ग टर्म में वो सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। दैट इज़ अंडरस्टूड, दैट इज़ क्लियर। अब मैं आपको इसमें एक डिटेल से एक बात और बताना चाहता हूँ। जब भी हम फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट का पढ़ते हैं
जब बैलेंस शीट का पढ़ते हैं, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट का, तो उसमें मेनली 3 आइटम होते हैं, ध्यान से सुनना। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और एक शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। इस टाइप से इस एक्टिविटी में 3 को बांटा गया है। 3 है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब सबसे पहले मैं बता दूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या यूज होता है। तो जितने भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होगी, जितने भी शॉर्ट टर्म एसेट्स होंगे, फिर सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज होंगे। दैट इज क्लियर। अब मैं वो चार्ट आपके पास आपको लेकर चलता हूँ। अब समझिए इस चार्ट को। फिर तो सबसे पहले लिखा था इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, मतलब जितने भी शॉर्ट टर्म आइटम होंगे, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सॉरी शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होगी, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। पहली चीज़ क्लियर। सेकंड में देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, जर्नली नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट जितनी भी इंक्लूड होगी वो इन्वेस्टिंग में जाएगी। और थर्ड पॉइंट, जर्नली नॉन करंट लायबिलिटीज एंड इक्विटी आइटम्स, जितने भी नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी आइटम होंगे वे हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटी में आते हैं। दैट इज क्लियर। ये 3 एक्टिविटी में से डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, और तीनों एक्टिविटी में अलग अलग डिफरेंस आइटम इनमें इंक्लूड किए गए हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और नॉन करंट लायबिलिटीज एंड इक्विटी आइटम्स फाइनेंशियल एक्टिविटी में। दैट इज क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई। मेथड मैंने आपको बता दिया, 2 टाइप्स ऑफ मेथड था। एक्टिविटी मैंने आपको बता दी, इसमें 3 एक्टिविटी यूज होती है। अब मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ इसका फॉर्मेट। अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको एक्टिविटी ये बताई है किस ऑर्डर में होनी चाहिए, ये तीनों ऑर्डर लिखे हुए हैं इसमें। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब इसी ऑर्डर में ये तीनों होने चाहिए। ऑपरेटिंग सबसे पहले, आफ्टर दैट इन्वेस्टिंग, और आफ्टर दैट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दैट इज क्लियर। जब मैं इसका फॉर्मेट अभी आपको दिखाऊंगा, फॉर्मेट आपको बताऊंगा, तो उस एक्टिविटी में भी ये ऑर्डर वाइज ही होंगे। और इसके सामने लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। और हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है। ये देखिए, ये मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। इस टाइप से ये इसका फॉर्मेट होता है। देखो बाहर लिखा हुआ है सबसे पहले ABC, मतलब ये तीनों आइटम, A का मतलब ऑपरेटिंग, B का मतलब इन्वेस्टिंग और C का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी को हम निकालने के बाद ऐड करते हैं और जब इसका आंसर निकालते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको शो करके बताता हूँ। ये देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट यहाँ पे शो करते हैं। अब इसमें कुछ हम ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे, बट याद रखना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या यूज होगा, ओनली शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म एसेट्स। जी हाँ, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म एसेट्स किस में जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये बात जरूर याद रखना। तो सबसे पहले देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया प्लस नॉन कैश आइटम्स डेप्रिसिएशन अदर्स। तो जितने भी हमारे डेप होंगे वो सब प्लस होंगे। आप देख लीजिए, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। क्लियर। एक बात और मैं आपको बता दूँ शॉर्ट में, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जितना भी हमारा लॉस होगा शॉर्ट टर्म में वो सारा प्लस होगा। देखो जितना भी लॉस होगा वो सारा हमारा प्लस होगा, और जितना हमारा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, वो हमारा माइनस होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है तो प्लस कर दिया हमने। सेकंड पॉइंट देखिए, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स इंक्लूड इन नेट प्रॉफिट, इसे छोड़िए। हम नीचे देखिए लॉस ऑन सेल, मैंने क्या बताया था, जितना भी हमारा लॉस होगा वो हमारा प्लस होगा। तो लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स, याद रखना, फिक्स एसेट्स नहीं, फिक्स एसेट्स का लॉस, ये बात याद रखना। फिक्स एसेट्स तो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गई, नॉन करंट एसेट्स हो गई, इसमें नहीं आती। बट फिक्स एसेट्स का जो लॉस होता है वो हमारी शॉर्ट टर्म एसेट्स में आता है, इसलिए वो किस में आएगा, वो हमारी लॉस में आएगा, शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। दैट इज क्लियर, यू अंडरस्टूड। या हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स ना कहकर इसे कह सकते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। जब मैं आपको इसमें बता रहा था, दिखा रहा था, तो वहाँ लिखा होता है इनकम स्टेटमेंट्स। तो जितने भी हमारी लॉस होती है फिक्स एसेट्स की, हम इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। तो जितने भी इनकम स्टेटमेंट में हमारे आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में।
और जितना भी लॉस होगा उसे प्लस करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम क्या कर देंगे, माइनस। तो लॉस ऑन सेल फिक्स एसेट्स हमारा लॉस होता है, ये हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट, अगर ये प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस। अभी तो बताया था जितना भी लॉस होगा प्लस और प्रॉफिट होगा माइनस। ऐसी प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स हमें गिवन होगी, 2 ईयर की करंट एसेट्स गिवन होती है, वो हमें देख के पता लगानी पड़ती है कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। अब मैं आपको बता दूं, अगर एसेट्स इंक्रीज होती है शॉर्ट टर्म तो हम क्या कर देते हैं, उसे माइनस कर देते हैं। मैंने क्या बताया था, इंक्रीज होने पे बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा माइनस करेंगे, और लॉस होने पर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या कर रखी है इसमें, देखो हमने प्लस कर रखी है। क्लियर। नेक्स्ट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस माइनस के डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद माइनस के इनकम टैक्स और माइनस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इन सबको इंक्लूड करने के बाद हमारे पास जो रिसीव होता है वो होता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके आंसर को मैं 2 नाम से लिखूंगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नेट कैश फ्लो यूज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद रखना, अगर यूज आ जाए तो वो आंसर आ गया माइनस में, और फ्रॉम आ जाए तो आंसर आएगा प्लस में। क्लियर। अगर हमारा आंसर प्लस मारा तो मैं फ्रॉम करके लिखूंगा आंसर को, और अगर हमारा आंसर माइनस मारा है तो उसे मैं लिखूंगा यूज करके। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, इसका आंसर को लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, सेकंड पॉइंट बताया था मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसमें देखिए क्या क्या आएगा, प्लस सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की अगर कोई सेल हो रही है तो उसे हम प्लस कर देंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के सेल को भी हम क्या कर देंगे, प्लस। याद रखना, इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब पैसे आना। जब कोई मैं एसेट्स को सेल करता हूँ तो पैसे मेरे पास आते हैं तो मैं उसे क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको रखना है याद इनफ्लो और आउटफ्लो का। जब मैं सेल करूँगा तो पैसा इनफ्लो होगा और मैं परचेज करूँगा तो पैसे आउटफ्लो होंगे। तो देखो सबसे पहला है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स की जब मैं सेल करूँगा तो मेरे पास क्या होता है, इनफ्लो होता है। क्या होता है, इनफ्लो। तो इनफ्लो है तो मैं क्या करूँगा, प्लस। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनफ्लो हो रहा है प्लस, डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो हो रहा है प्लस, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स आउटफ्लो हो रहा है माइनस, माइनस के सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको 2 बात याद रखनी है कि इनफ्लो या आउटफ्लो। अगर पैसा आ रहा है तो प्लस कर देंगे और जा रहा है तो उसे हम माइनस कर देंगे, और इसे अलग से सोल्व करेंगे। ऊपर वाले को आंसर लिख देंगे, ऊपर वाले को यूज नहीं करना, इसे अलग से सोल्व करेंगे और इसका आंसर को हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दैट इज क्लियर, यू अंडरस्टूड। इसमें भी ऐसी अगर आंसर माइनस में आया तो फ्रॉम की जगह मैं यूज लिख दूंगा। अब थर्ड एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, यानी कि जितना भी हमें पे करना है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म याद रखना। नंबर 1 प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर। अगर इशू शेयर है तो प्लस कर देंगे। फ्रॉम इश्यू ऑफ डेप्ट, अगर डेप्ट इश्यू हो रहे हैं तो प्लस कर देंगे। फ्रॉम बोरोविंग, प्रोसीड फ्रॉम बोरोविंग, बोरोविंग का प्रोसीड हो रहा है उसे प्लस कर देंगे। माइनस के रिडम्पशन ऑफ डेप्ट, डेप्ट पे अगर कोई रिडम्पशन है तो उसे हम माइनस कर देंगे। पेमेंट ऑफ बोरोइंग माइनस कर देंगे, डिविडेंड पेड माइनस कर देंगे और इंटरेस्ट पेड माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे भी वही बात, अगर मेरे पास से पैसे जा रहे हैं तो मैं माइनस करूँगा, मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मैं उसे प्लस करूँगा। दैट इज़ क्लियर। फाइनेंशियल एक्टिविटी में और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको क्या बताया, अगर मनी इनकमिंग हो रही है, इनफ्लो हो रही है तो प्लस कर दूंगा और आउटफ्लो हो रही है तो माइनस कर दूंगा। ये बात आपको याद करनी है। लास्ट में देखिए इन तीनों को मैं ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद अब देखिए A + B + C, तो उसे लिखो नेट इंक्रीज इन कैश। तीनों को लिख दिया। अब कैश एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड, जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो देखो इसमें हमने कैश यूज नहीं करा, कहीं भी बैंक यूज नहीं करा। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें कैश और बैंक को यूज नहीं करते, कैश इक्विवेलेंट को इसमें नहीं लिखते, क्योंकि कैश हमारा आता है शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म में हमने कैश कहीं यूज करा नहीं। ये बात आपको याद रखनी है। कैश और कैश इक्विवेलेंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज नहीं करते, लास्ट में आंसर में वो काम आता है। तो अब देखिए बिगिनिंग 2 ईयर का मैं कैश गिवन होगा, जो बिगिनिंग होगा उसे मैं ऊपर लिख दूंगा और जो एंडिंग होगा उसे मैं नीचे लिख दूंगा। अब इनका टोटल मिलने के बाद हमारा इक्वल आना चाहिए, यही हमारा आंसर होता है। अब इसके फॉर्मेट को आप एक साथ देख लीजिए, मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ इसके फॉर्मेट को। ये देखिए आराम से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी पॉइंट
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, ए प्लस बी प्लस सी को मिला के तीनों का आंसर लिख दिया। कैश एंड बिगनिंग इसके नीचे, कैश एंडिंग इसके नीचे, और इन तीनों को मिलाने के बाद आंसर हमारा इक्वल हो जाना चाहिए। क्लियर? बिगिनिंग को और नेट इंक्रीज मतलब ए प्लस बी प्लस सी को दोनों को मिलाकर एंड के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर आ गया एंड के, बिगिनिंग और हमारा जो आंसर आया ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर अगर हमारे एंड के बराबर हो गया तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं तो हमने कहीं क्वेश्चन गलत किया हुआ है। दैट इज़ क्लियर? ये फॉर्मेट आपने नोट कर लिया। मैं आपको फिर बता दूं, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम नॉन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म एसेट्स और इनकम स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्लियर? उसमें जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उसे हम क्या करेंगे, माइनस, लॉस होगा उसे हम क्या करेंगे, प्लस। बी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें क्या याद रखना है कि कैश इनकमिंग कितना हो रहा है और आउटगोइंग इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है। इनफ्लो को मैं प्लस करूँगा, आउटफ्लो को मैं माइनस करूँगा। याद रखें, नॉन करंट एसेट्स ही इसमें यूज करनी है, इससे अदर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ आप नीचे देख रहे होंगे, इसमें परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स एडजस्टमेंट इसमें यूज हो जाती है। क्लियर? ये जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जब मैं आपको बता दूंगा। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसमें भी जितना इनकमिंग हो रही होगी, जितना इनफ्लो हो रहा होगा उसे मैं प्लस करूँगा और आउटफ्लो को माइनस करूँगा, और एडजस्टमेंट को इसमें भी यूज करते हैं। और इन दोनों एडजस्टमेंट को, इन दोनों की जो एडजस्टमेंट होगी, जैसे ऊपर सबसे शुरू में आया हुआ था, ये देखिए, ये था प्रॉफिट ऑन सेल, ये एडजस्टमेंट थी। प्रॉफिट ऑन सेल फिक्स एसेट्स किसकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। तो ये इन दोनों की इन्वेस्टमेंट इसमें यूज होती है, ये बात याद रखना। दैट इज़ क्लियर? ये आपके सामने फॉर्मेट है। तो ये हमारा कैश फ्लो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो मैं नए टॉपिक, नई क्लास लिखूँगा उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी अलग अलग डिफाइन करके हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो आज हमने इतना पढ़ा। तो इसी के लास्ट में ये आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है, इसे लिख लेना, नोट कर लेना, और करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है, इसे नोट कर लेना। दैट इज़ क्लियर? क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में काम आने वाली है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद मैं आपको नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज़ नेक्स्ट टॉपिक में दूंगा। बट याद रखना, करंट एसेट्स में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज नहीं होते, लास्ट में जाके उसका हम यूज करते हैं। कहीं लिखूंगा नहीं किसी भी एक्टिविटी में। अगर कोई पूछने लगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई सी भी एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आता है, नहीं तो नहीं आता है। कैश और कैश इक्विवेलेंट कोई भी नहीं आएगा। क्लियर? तो आज हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो। ये आपको अच्छा लगा होगा, आप इसमें से आराम से नोट भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको लिख दिया है। और इसके बाद मैं आपको नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी बता दूंगा। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें अपने, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे अपनी प्रॉब्लम हमारे कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग भेज सकते हैं। नोट्स के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नोट्स अवेलेबल है आपके लिए। तो आप पढ़ते रहिए घर बैठे ध्यानपूर्वक और अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।